नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जो सामने लाल रंग का बटन है तुरंत प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से जागरूक हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं सेक्शन 498A, यानी कि जो महिलाएं हैं वो अपने पति पर दहेज का मुकदमा करती हैं और करने के बाद फिर खुद तो परेशान होती ही होती हैं, दूसरे को भी परेशान करती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है, क्योंकि जो व्यक्ति जो पति या पति के परिवार वाले फंस जाते हैं तो ज़रूरी है कि उस उन सब चीज़ उनसे केस से बाहर भी निकला जाए। ठीक है, उनकी ज़मानत भी कराई जाए, क्योंकि अगर ज़मानत नहीं कराएंगे तो पुलिस परेशान करेगी आपको। ठीक है, तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे ये ज़मानत की, कि किस तरीके से आप सेक्शन 498A यानी कि दहेज में के केस में आप बेल ले सकते हैं बिना किसी परेशानी के। थोड़ा बहुत तो परेशानी आती है, लेकिन ज़्यादा आपको परेशानी नहीं आएगी। तो अब हम बात करते हैं इन सब ग्राउंड्स की, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी बात कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत जो सामने लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस कर दें, ताकि आने वाले टाइम में आपके सीधे हमारी वीडियो पहुँच सके और आप उसकी जानकारी हो सकें। तो अब इन सब चीज़ों के लिए जो सेक्शन 498A यानी कि दहेज का मुकदमा आपके ऊपर कर दिया है, तो आपको इस चीज़ से कैसे बचना है, किस तरीके से ज़मानत लेनी है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा इस पर। लेकिन ये जो घटना है, एक चीज मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँगा कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं इन्होंने हमें बताया था कि सर ये लड़की हैं और इन्होंने अपने पति पर 498A का मुकदमा कर दिया था, और करने के बाद जो पति और पति के मतलब परिवार वाले हैं उन्होंने उसमें बेल करा ली, और बेल कराने के बाद वो अपने मतलब घर वापस और फिर डेट्स वगैरह डलने लगी। तो ये इनकी अब ये परेशानी थी कि सर वो आते नहीं है डेट पर। उन्होंने तो जमानत कराई है और जमानत करा के अपने वो घर हैं, उनको कोई परेशानी नहीं आ रही है, कुछ हो ही नहीं रहा केस में हमारे। वो ऐसे चीज़ें कर रहे हैं। अब यहाँ पर अब आपको मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सेक्शन 498A यानी कि दहेज जैसे किसी केस में आप फंस गए हैं, तो पहली बात तो आपको बेल करानी है, और बेल कराते हैं तो आप किन किन ग्राउंड के आधार पर करा सकते हैं, ताकि आपको परेशानी नहीं आए। और जो पत्नी है आपकी वो लगातार आपको, जैसे अभी फिलहाल में ये कहा कि सर वो आते ही नहीं है केस में, तो आपको कोई दिक्कत भी ना आए और आपकी जमानत भी आसानी से हो जाए, क्योंकि पत्नी जो है वो ये चाहती है कि आपको केस करा के आपको जेल भिजवा दिया जाए। ठीक है, अब अगर पत्नी ऐसा अगर आपको चाहेगी कि आपको जेल मतलब केस करा के आपको ऊपर जेल भिजवा दे, तो फिर वो आपको पत्नी कहाँ पर, पत्नी वाले कर्म उसने कहाँ किए? उसने ना ही तो पत्नी वाला धर्म निभाया और आपके ऊपर वो केस करके आपको जेल भिजवाने की पूरी साजिश रच डाली। हालांकि मैं किसी पर्सनल चीज़ें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति इन सब चीज़ों से गुजरता है वो देख समझता है कि किन सब चीज़ों, किन परिस्थितियों की वजह से किन किन परिस्थितियों को उस पति ने झेला है। कोर्ट में केस जाना, वहाँ जमानत कराना, लोगों के दूसरे जो जमानती हैं उनके हाथ पर जोड़ना कि भैया चलो हमारी जमानत ले लो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो परेशानी झेलता है। जिस जिस ऐसे भी बहुत सारे परिवार हैं, क्योंकि शादी तो सबकी होनी होनी है, कॉमन चीज़ है। लेकिन यहाँ पर हर परिवार इतना शातिर या फिर ऐसा नहीं होता है जिसने कोर्ट कचहरी देखी हो। वहाँ पर पहली बार कोर्ट में आना, पहली बार थाने में जाना, पहली बार जमानत कराना, पूरे परिवार को कोर्ट में खड़े कर देना, ये भी एक अनोखी बात होती है। कुछ लोग परिवार बेचारे दहशत में सहम जाते हैं, और कुछ ऐसे पति भी हैं जो उन सब चीज़ों को देख कर डर की वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं। और जब ये घर टूटता है तो सुसाइड के सिवा कोई मन में और कोई दूसरा विचार नहीं आता है। वो सोचता है कि जब जीवन खत्म है क्या करना अब जीकर। लेकिन बाल बच्चा है, पति है, तो वो भी किसी ना किसी का बेटा है, तो वो भी सोचता है कि मैं अपने माँ बाप के लिए जीऊँ कम से कम। तो ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है कि यहाँ पर जीना मरना आसान लगता है, जीने से मरना आसान लगता है, कि मृत्यु आ जाए वो ठीक है। तो ऐसी चीज़ है, सिचुएशन ऐसे समय आपको आता है तो आप बिल्कुल भी डरें ना, घबराएं ना, थोड़ा सा साहस बना कर रखें और इन सब चीज़ों से लड़ें, क्योंकि जीवन नाम ही परेशानियों का है। अगर आप सामने परेशानी आती है तो दैट मीन्स यू आर अलाइव, जिंदा हैं आप, और जिंदा दिल्ली दिखाएं और इन सब चीज़ों से लड़ें। तो बहरहाल अब ये बताता हूँ आपके लिए कि बेल अगर आप कराते हैं, सबसे पहले तो आप अपना वकील हायर करें, और वकील हायर करने के बाद जो जो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है उसको पहले से अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कॉमन चीज़ें जो होती हैं वो यही होती हैं कि मुझे मारा पीटा, घर से निकाल दिया, दहेज की मांग करी इतनी, और इस तारीख को मुझे बाहर निकाल दिया, बस ये चीज़ें कॉमन चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कुछ और नहीं होता है। अगर ओरल एलिगेशन
पत्नी ने आपकी लगाए हैं आपके ऊपर, तो आपको कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से आपकी बेल हो जाएगी। और अगर आपके ऊपर किसी प्रकार से मेडिकल कराया गया है या फिर उसकी पीछे जो बात कही गई उसके पीछे एविडेंस दिया गया उसने, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी कोर्ट ये समझता है कि आजकल पति पत्नी के झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कोर्ट में ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस जो हैं वो यही हैं, घरेलू हिंसा होगी, परिवार विवाद, बाकी और कुछ नहीं है। अब ये चीज़ें हैं, ये इस तरह की चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तो बिगड़ने के बाद संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर विशेष तौर से आपको ये ध्यान रखना है कि जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर को अच्छे से रीड करें। अगर आप रीड करने के बाद आप अपने वकील को वो कराएं कि चीज़ का आप देखें और उसने जो भी एलिगेशन लगाए हैं आप पे क्या वो सही हैं गलत हैं, जो भी है किस तरीके देखना है। तो अगर आपका जो एलिगेशन आपके ऊपर लगाएं, क्योंकि कहानी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मोस्टली जब सेक्शन 498 है तो दहेज कहीं ना कहीं मांगा गया, डीपी एक्ट है 323, 504, 506 वगैरह है, तो फिर कहीं ना मार पिटाई की गई। तो ये सब अगर उसने ओरल एलिगेशन लगाए, मतलब मौखिक रूप से उसने ये कहा है गया है, तो आप बहुत आसानी से उससे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पर बेल हो जाने के बाद बेल जो करना ही है वो यही आपको दिखाना है कि अगर उसमें मैं कॉमन एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वहाँ से आपको मैं समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। अगर कोई महिला ये कहती है कि सर मेरे पति ने मुझे मारा पीटा, मुझसे दहेज मांगा, 1 लाख रुपए की मांग की और एक कार की डिमांड की, जो कि मेरे पिता जो हैं उन्होंने सक्षम अपने मतलब जितने भी उनकी हैसियत थी उसके अनुसार से उन्होंने दान दहेज दिया, लेकिन उसमें वो खुश नहीं रह पाए और उसके बावजूद भी उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया और पैसे की मांग करी और ये सामान की मांग करी। ये जो पूरी नहीं कर पाए तो मैं हमारी मतलब बेटी है, या फिर बेटी पिता लिखवा सकते हैं, पत्नी खुद लिख सकती है कि मुझे परेशान करना शुरू कर दिया और मुझे मारना पीटना मेरे साथ आज दिन जैसी चीज़ें होने शुरू कर दिया। ऐसी चीज़ें लिखवाई जाती हैं। अब यहाँ पर सारा एलिगेशन जो है वो ओरली है। अगर आपने मारा पीटा किया तो उसकी कोई मेडिकल नहीं है, तो आप एक बच गए। यहाँ पर जमानत में आप कह सकते हैं कि सर मारा पीटा नहीं है, हमने कोई ऐसी नहीं किया, लेकिन ऐसी चीज़ें अगर हम करते तो सर इसको कहीं ना कहीं चोट भी आती, और चोट आती तो कहीं ना कहीं मेडिकल भी होता। तो ऐसा ये सब झूठ है, ये हमने मारपीट नहीं की, तो आप ये बात बोल सकते हैं। तो कोर्ट भी समझाएगा हाँ वाकई ऐसी चीज़ें हैं। दूसरा, आपसे दहेज मांगने की बात कही गई है कि दहेज मांगा गया है हमसे, तो आप देखिए दहेज में आपने खुद दान दहेज दिया है, उसमें खुद लिखा हुआ है कि आपने दान दहेज दिया है। हमने तो ऐसी मांग नहीं की, आप बिल्कुल डिनाई करेंगे, हमने ऐसी कोई मांग नहीं की, ना ही ऐसा कोई सबूत है इनके पास में जिससे कि हमें आप ये कह सकें कि हमने इनसे कोई पैसा मांगा है। इन्होंने खुद दिया है, इन्होंने खुद कहा है कि हमने अपनी हैसियत से दान दहेज दिया। तो जो आपने दिया है तो दिया है, आपने दिया, हमने तो नहीं मांगा ना अपने आपसे। तो ये चीज़ें आपने दी हैं। यहाँ पर ये भी कर सकते हैं अगर ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि दहेज लेना अपराध है तो देना भी अपराध है, दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन है कि अगर ऐसी चीज़ें करें तो यहाँ पर भी उन पर भी एक ऑफेंस बन जाता है। हालांकि छोटी चीज़ों को ध्यान देते हैं, लेकिन अगर देने शुरू कर दें तो फिर बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर आ जाएंगी। तो यहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें आपके आती हैं, पहला मारपीट हो गया, दूसरा दहेज मांगता है, ठीक है, तीसरा मुझे घर से निकाल दिया, तो वो आप मना करेंगे बिल्कुल नहीं करना है। आप अगर ये सब यहाँ पे जाके कोर्ट में आप ये भी कहते हैं सर अगर ऐसी चीज़ें हैं घर से निकाल दिया तो मैं आज भी ले आने के लिए तैयार हूँ, आज भी मैं इसको अपने पास रखने तैयार हूँ, और अगर हो सके तो मेडिएशन करवा दी जाए, मैं वहाँ पर अपनी बात कह देता हूँ। तो आप जो कोर्ट जो है वो आपको ज़मानत देते हुए आपको ये सब चीज़ें सुनेगा। सुनने के बाद ज़मानत देते हुए आपको मेडिएशन सेंटर भेज दिया जाएगा। वहाँ पर मेडिएशन सेंटर में आप दोनों आपस में बात कर सकते हैं। अगर आपका रजाबंदी होती है, सुलह समझौता होता है, तो आप एक दूसरे के साथ रहें, नहीं है तो आपकी ज़मानत तो हो गई, आपको अब कोई दिक्कत नहीं है। जब ज़मानत हो गई है तो फिर आप इस चीज़ से बाहर भी निकल जाएंगे और आपको समय मिल जाए काफ़ी सोचने समझने का कि आपको साथ में रहना है या फिर नहीं रहना है। तो यहाँ पर दोनों की रजामंदी से ही ये सब चीज़ें होती हैं। अगर पति चाहता है, पत्नी चाहती है, दोनों पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो आप तभी रह सकते हैं। और अगर उनमें दोनों में से किसी प्रकार से कोई विवाद ज़्यादा विवाद हो गया, बात ज़्यादा बढ़ गई है और किसी प्रकार से कोई मतलब या पत्नी मना कर रही है या फिर पति मना कर रहा है रखने के लिए, तो डेफिनेटली फिर नहीं रह पाओगे। फिर तो ये कि रास्ता है कि ना लड़के वो डाइवोर्स के लिए जाएँ, तलाक के लिए जाएँ। क्योंकि जब चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाती हैं और समझ नहीं आता है कि कुछ इसके आगे कुछ हो भी सकता है, तो फिर बेहतर है कि आप दोनों अपना अलग जीवन बिताएं, जैसा भी बीतेगा। क्योंकि गलती कहीं ना कहीं हुई है, तो जब कुछ ऐसे होती हैं, कुछ महिलाएं भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, जहाँ पर कि एक दूसरी गलतियाँ माफ़ नहीं करती, क्योंकि आजकल ज़माना फेयर में भी आ जाता है कभी।
कुछ ना कुछ जो कभी वो लका अफेयर में हो जाता है, कोई लकी अफेयर में हो जाती है, कैसी चीज़ें हो जाती सामने आती हैं। तो जब ऐसी चीज़ सामने आती है तो फिर परिवार बचने का कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसी चीज़ों में जो ज़रूरी है कि जो परिवार हैं उन सब परिवार को बचाया जाए, क्योंकि इनके साथ साथ में परिवार भी पिसता है, परेशानी आती है सबको। तो परेशानी ना लेकर बेहतर है कि आप अपने जीवन सुखद बनाएं। और ऐसे अगर आपके इसमें फंस गए हैं 498 में से, तो ये वीडियो देखें और दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी इन सब चीज़ों से जागरूक हो सकें। और घबराएं ना, पैनिक ना हो, डट के सामना करें। गलती जिसने भी की है, आप पर केस हो गया है, तो आप उसका सामना करें। और परेशानी सामने जीवन में आती है, उन सब चीज़ों से घबराएं ना। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी ये वीडियो जो है दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, अपने रिश्तेदारों तक को शेयर करें, ताकि वो भी इन सब चीज़ों से समझ सकें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।